ओके। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक बार फिर से आ गए हैं एक नए डिबेट टॉपिक के साथ। तो ये टॉपिक रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से। खासकर आज हम लोग उन मुद्दों पे बात करेंगे जो मैक्सिमम करके आम जनता की समझ में कम ही आता है। ज़्यादातर प्रबुद्ध लोग ही उसको समझ पाते हैं। तो महंगाई और करेंसी और हमारे देश की जो करेंसी है रुपया, उससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनके जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। वो हमारे साथ मौजूद हैं अवनीश सिंह जी। तो नमस्कार अवनीश सिंह जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हेलो एवरीवन। तो तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल जो आम तौर पर हमारे देश की जनता को नहीं पता रहता, जो ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग नहीं करता है, हायर एजुकेशन में नहीं जाता है, उनको कई तरह की समस्याएं होती हैं। इन शब्दों को आमतौर पे बहुत ही नॉर्मल वे में समझता है। तो मेरा पहला सवाल है कि ये जो महंगाई शब्द होता है, जैसे लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, तो कभी महंगाई घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती ही रहती। तो ये महंगाई बढ़ना क्या देश की प्रगति के लिए ज़रूरी है, या फिर महंगाई एक ऐसी चीज़ है जिसको रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आपका सवाल अच्छा है। तो महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, इसके पहले हम थोड़ा समझ लें महंगाई है क्या। तो इन्फ्लेशन जब हम बातें करते हैं तो इन्फ्लेशन में एक्चुअली टेक्निकली क्या हो रहा है, मतलब एक पढ़े लिखे इंसान के लिए, मतलब आपने बोला बढ़ गया, तो क्या बढ़ गया एक्चुअली, इकोनॉमी में क्या बढ़ता है। तो व्हेन वी थिंक ऑफ इन्फ्लेशन, तो सबसे पहले हम दो इंडेक्सेस होते हैं जो इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। एक हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है और एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब जिसमें गुड्स जितनी मैन्युफैक्चर होती हैं उनका एक इंडेक्स निकाला जाता है। और जो इन्फ्लेशन हम निकालते हैं वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे आता है, जिसमें अराउंड 299 आइटम्स होते हैं, जिसमें जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं ह्यूमन लाइफ में। नेचुरल अगर देखा जाए तो हम डेयरी प्रोडक्ट से लेके सब्जी खरीद रहे हैं, शाम को फार्चून का जो भी काम है, जितनी भी चीजों में हम पैसा देते हैं, इसके साथ ही एक इंसान सर्विसेज भी यूज करता है। जैसे आप कभी बाल कटाने चले जाते हैं, आप किसी सिनेमा हॉल घर में मूवी देखने जाते हैं, एडुकेशन में जाते हैं, इन सभी चीजों में आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इन सब चीजों को अगर एक साथ इकट्ठा करके कलेक्टिवली पूरा इंसान कितना पैसा खर्च करता है अगर देखेंगे, तो एक इंडेक्स बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करते हैं। तो वो विद द टाइम कितना बैरी करता है। अगर बेस ईयर हमारा 2012 है, तो 2012 से आज 2022 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना फ्लक्चुएट होता है, उसी का जो डिफरेंस है उसी से हम इन्फ्लेशन निकालते हैं। तो मान लेते हैं कोई चीज का कंज्यूमर तो प्राइस इंडेक्स 100 रुपए था और आज वो 105 रुपए का हो गया। तो जो हमारा इन्फ्लेशन बेस ईयर पे निकालेंगे तो 105 माइनस 100 अपॉन 100, तो इट्स 5% के आस 5% होता है। तो इन्फ्लेशन इस तरह से हम देखते हैं। तो मेरा जो दूसरा सवाल था कि इन्फ्लेशन का बढ़ना क्या ज़रूरी है, या इसको रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, और हाँ इसका बिल्कुल, देश पर क्या इफेक्ट पड़ता है? बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का अलग अलग ओपिनियन है इसके लिए। बट एक कोई डेवलपिंग नेशन है, बात करें तो जैसे इंडिया की, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि व्हेन जब कोई इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता है, इसका मतलब क्या, उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, तभी तो मतलब पैसे की मनी सप्लाई बढ़ रहा है। मनी सप्लाई तभी बढ़ता है, तो दैट लेड्स टू द इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन होगा तो कंट्री ग्रो कर रही है, कोई डेवलपिंग नेशन डेवलप की तरफ बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन होता ही।
इट इज ऑब्वियस, इसमें कोई अच्छा बुरा नहीं है। मतलब ये इकोनॉमी का बेसिक प्रिंसिपल इसी पे रहता है कि कोई भी कंट्री अगर प्रोग्रेस कर रही है तो इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द फैक्टर जिससे हम उसको चेक कर सकते जी। तो इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा होता है, खास ये थोड़ा इंटरनेशनल मुद्दा होगा कि हमारा जो रुपया है वो $1 में कितना होगा, ये डिसाइड करने का क्या मेजर्स होते हैं, कैसे डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है? हैं। जी बिल्कुल, एक्सचेंज वैल्यूज बोलते हैं इसको। मतलब हमारी करेंसी कितना एक्सचेंज हो रही है। तो मान लीजिए हम और आप अलग अलग दो कंट्री में रहते हैं। आपकी जो है बहुत सारे टमाटर उगाते हैं और मैं बहुत सारे आलू उगाता हूँ। मान लीजिए आपने एक पार्टिकुलर टाइम में 100 टमाटर उगाए और मैंने 100 आलू उगाए। अब मान लीजिए आपने अपने एक्सचेंज के लिए आपने एक आलू आलू कॉइन बोल दिया अपने लिए एक पैसा, और मैंने एक टमाटर कॉइन। तो मतलब मुझे चेंज करना था तो मैंने एक एक करके चेंज कर दिया। अब मान लीजिए विद टाइम आपने टमाटर दो 2 टाइम्स प्रोड्यूस कर दिए, लेकिन मैंने अपना जो आलू था वो 100 ही प्रोड्यूस किया। तो अभी जो आपके पास क्वाइन तो फिक्स है, आपके पास 100 ही है, लेकिन 100 के बदले अब आपको 2 टमाटर देना है। तो आपकी जो 2 क्वाइन होगी, मतलब आपकी एक क्वाइन आप दोगे तो मुझे 2 आलू देना पड़ेगा। मतलब आपकी करेंसी ट्वाइस मजबूत हो चुकी है। तो विद द टाइम कोई बंदा बाहर से आता है, तो आपने मतलब टोमेटो से पिज्जा भी बना लिया है, तो आपकी फैक्ट्रीज हैं, तो वो आएगा यहाँ पे। तो मेरे कंट्री के बदले वो आपकी कंट्री में रहना पसंद करेगा, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। तो जाते जाते वो कुछ पॉइंट्स ले भी जाएगा, फिर लौट के जाएगा तो और सारे अपने दोस्तों को बताएगा कि वहाँ एक आइलैंड है जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज है। तो उसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगी। तो भी कोई भी करेंसी की जब डिमांड बढ़ती है तो उसके हिसाब से वो करेंसी वैल्यूएट होती है, उसकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती जाती है। तो एक्सचेंज रेट उसी पे डिसाइड होता है, डिमांड एंड सप्लाई। जिस करेंसी की जितनी डिमांड होती है, जितनी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज उस कंट्री में हुई हैं, उसके हिसाब से। जी। एक और सवाल, आप आमतौर पे आजकल सोशल मीडिया में और यूट्यूब में देखा जाता है कि अगर भारत का $1 $1 के बराबर हो जाए, तो ये क्या भारत के लिए अच्छा होगा, या इसके भी अपने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं? बिल्कुल, अगर मान लीजिए 1 रुपया $1 के बराबर, तो अभी आपको पता होना चाहिए जो हमारी कंट्री है इंडिया, यहाँ पे 60% के आसपास जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है वो सर्विस सेक्टर करता है। और सर्विस सेक्टर जो कि 27% लोग एम्प्लॉय होकर 60% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर 1 रुपया $1 हो जाएगा तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है कंट्री में खत्म हो जाएगा। मतलब कोई बाहर से इंडस्ट्री या कोई सर्विस इसलिए केवल इम्प्लीमेंट करता है क्योंकि उनको चीप लेवल मिलता है। अगर उन्हें 35,000 के बराबर ही 35,000 इंडियन करेंसी में देना होगा तो वहां पे देना प्रेफर करेंगे। तो इससे होगा कि हमारे सर्विस इंडस्ट्रीज में जितने भी लोग बाहर की कंपनीज में इंडिया में एम्प्लॉयड हैं, सारे के सारे एक ही दिन में अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली वो कंपनी यहाँ क्यों काम करेगी, जब उनको उतना ही लेबर अपने कंट्री में मिल रहा है, उतना ही हम्म। पैसा यहाँ भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगी नहीं। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और इकोनॉमी तो क्राइसिस आ। तो $1 1 रुपीज का कोई पॉइंट नहीं बनता है। क्योंकि जब हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी करेंसी जितनी डिवैल्यूएट होती है उतने ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। जी। तो एक और सवाल था मेरा कि आजकल शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट, ये सब का बहुत ज़्यादा चर्चा होता है। बहुत आसान शब्दों में आप ये समझा दीजिए कि जो ये सेंसेक्स और ये निफ्टी, ये जो वर्ड होते हैं, इनका क्या कनेक्शन होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इनके साथ, और दोनों में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम सेंसेक्स देखना चाहें और निफ्टी, निफ्टी मतलब इंडिया की 50 निफ्टी मतलब इंडिया की जो 50 बड़ी कंपनीज है उनका एक वैल्यू है, उसको निफ्टी बोलते हैं। और जो 30 कंट्रीज की जो वैल्यूएशन है उसको बोलते हैं सेंसेक्स। तो मतलब स्टॉक मार्केट इज लाइक ट्रेडिंग होता है, जैसे हमारी सब्जी मंडियां हैं जहाँ पे हम लोग चीजों को खरीदते हैं, सब्जियां। उसी तरह से जेवरी के मंडी में जेवरीज ली जाती हैं।
उसी तरह से शेयर की ट्रेडिंग होती है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, कॉर्पोरेट हाउसेस है, बिजनेस हाउसेस हैं, वो लोग अपना पैसा शेयर्स के मार्केट में रखते हैं, इक्विटी बोलते हैं उनको। तो उनकी जो ट्रेडिंग होती है शेयर मार्केट में होती है। तो सेंसेक्स मतलब टॉप इंडिया की जो हमारी टॉप 30 कंपनीज है उसको सेंसेक्स बोलते हैं, और निफ्टी में टॉप 50 कंट्रीज है। तो ये है हमारा। बाकी शेयर मार्केट में मैं एक अच्छा वीडियो जल्दी करने वाला हूँ। जी जी। तो इसी से एक साधारण सा सवाल ये उठता है कि अगर शेयर मार्केट बढ़ रहा है तो इसका क्या जीडीपी पे प्रभाव पड़ता है? क्या जीडीपी भी बढ़ रही है उसका मतलब, ऐसा हम मान सकते हैं? इसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते, इसमें बहुत सारे फैक्टर है। क्योंकि शेयर मार्केट में एफपीआई भी होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो कि मतलब हॉट मनी है, जो पैसा जी। बाहर क्या है। तो बाहर का पैसा जितना जल्दी आता है उतना जल्दी चला भी जाता है। तो सेंसेक्स बढ़ रहा है, हो सकता है उनका पैसा बढ़ रहा हो। तो जीडीपी एक पार्टिकुलर टेरिटरी की होती है, तो ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बता सकते। ठीक है, हम इस मुद्दे पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बिल्कुल। इसमें कई सारे टेक्निकल टर्म हैं जिनको समझना ज़रूरी है, तभी इसका जवाब मिल पाएगा। मेरा अगला सवाल है, जो आमतौर पे लोग जानना चाहते हैं कि आरबीआई करेंसी छाप कर क्यों गरीबी और बेरोजगारी को कम नहीं कर देती? बिल्कुल। बहुत आसान रास्ता लोगों को लगता है, बट इसके क्या प्रोज और कॉन्स हैं? इसको ज़रा विस्तार में समझाइए। जी। तो मान लीजिए ऐसे हम समझते हैं कि आप किसी किसी कंट्री में रहते हैं, जहाँ पे आप 50 लोग रहते हैं, और उस कंट्री में कुछ चीजें हैं, मतलब वो कंट्री उस गाड़ियां बनाती है, कुछ सर्विसेज देती है। मान लीजिए वो 10 गाड़ियां बनाती है, एक साल में बेचती है, और 20 सर्विसेज है उनके पास। अभी कंट्री की पॉपुलेशन 50 लोग रहते हैं, और वहाँ उनके पास 10 लाख रुपए का वर्थ है। अभी अचानक गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा उनको छाप के 1-1 लाख रुपए सबको दे देती। अब होगा क्या? लोगों के पास पैसा आ जाएगा, वो अचानक मार्केट में जाएंगे, और गाड़ियों के शोरूम में वो मांगेंगे हमें गाड़ियां दे दो। सबके पास पैसा है, सब गाड़ी मांगेंगे। अभी जो कंपनी है उसके पास गाड़ी तो 10 ही है, तो डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई कमी है। तो डिमांड सप्लाई के इस गैप पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो उस कंट्री की जो इकोनॉमी होगी, मतलब जो कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाएगी। एक तरीका ये है कि मतलब हम पैसे छाप के कंट्री को रिच नहीं कर सकते। और इसको दूसरे सिनेरियो में देखें तो जो करेंसी है वो एक मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन है। मतलब पहले बार्टर सिस्टम था, आपके पास प्याज था, मुझे चीनी चाहिए, चीनी था तो आपको चीनी चाहिए, मैं प्याज ले लेता था। फिर धीरे धीरे कुछ चीजें जो बार्टिंग नहीं हो पाती थी, तो हमने एक बीच का मीडियम बनाया, ट्रांजेक्शन, जिसको करेंसी बोलते हैं। तो करेंसी विद टाइम हुआ क्या कि अगर आप, मतलब एक मोड है ट्रांजैक्शन का, तो फंडामेंटली तो चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप चीजें महंगे कर देंगे तो करेंसी आप ज्यादा छाप देंगे, तो चीजें तो उतनी है, तो उतनी चीजें महंगे प्राइसेस में मिलने लगेंगी, तो फंडामेंटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। मतलब आप सबके पास 100-100 रुपए था, किसी 10 रुपए था, आपने 1-1 हजार दे दिया, सब लोग तो वहीं खड़े हैं, कोई बढ़ा थोड़ी है ऐसा। जी। तो अभी जैसे प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि करेंसी का उतना यूज होता नहीं है अभी फिलहाल, यूपीआई का जो है प्रयोग ज़्यादा बढ़ गया है। डिजिटल तो ट्रांजेक्शन। क्या लगता है कि यूपीआई, डिजिटल करेंसी या यूपीआई के माध्यम से जितना ज़्यादा इसका प्रयोग होगा, क्या इससे ब्लैक मार्केटिंग, जो ब्लैक मनी है, या फिर नॉन टैक्स, जो टैक्स से बच जाते हैं, अ, क्या इनमें कमी आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो डिजिटलाइजेशन है, मतलब जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे, तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, आरबीआई के पास रिकॉर्ड होगा कि किसने कितना पैसा दिया। तो मतलब जो चीजें सर्कुलेट होंगी वो रिकॉर्ड में होंगी, और कोई भी चीज रिकॉर्ड में होगी तो आप कुछ उसके साथ छेड़ खाल नहीं कर सकते। जितनी टेक्नोलॉजी पेनिट्रेट करती ह्यूमन लाइफ में, उतना हम अच्छी दुनिया बना रहे होते हैं, उतना ट्रांसपेरेंसी आती है। सो यूपीआई का जितना ज़्यादा प्रयोग हो उससे उतना ही कम ब्लैक मनी बनाने के जो चांसेस हैं वो उतने ही कम हो जाएंगे। एक बिल्कुल। और वर्ड इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा खासकर जब इस साल का बजट आया, डिजिटल करेंसी लाइक बिटकॉइन। तो ये बिटकॉइन जैसी चीज़ें आम जनता के समझ में बहुत रेयरली आती है, तो इसको अगर आसान शब्दों में समझाना हो तो आप क्या, इस पे क्या कहेंगे?
बिटकॉइन जैसे अगर देखा जाए तो एक डिसेंट्रलाइज्ड टेंडर है। मतलब अभी जो हमारी करेंसी है उसको आरबीआई छापती है, हर कंट्री की उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट छापती है। तो उनके पास होता है कि वो इतना देख सकते हैं। लेकिन एक डिसेंट्रलाइज्ड टेंडर होगा जिसमें क्रॉस द ग्लोब कहीं से भी लोग माइनिंग कर रहे होंगे। तो मतलब डिफरेंट लोगों के पास, वो कलेक्टिवली एक लोग के पास नहीं होगी, वो सब लोग मिलके कुछ माइन करके कुछ प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो पूरा ब्लॉकचेन मेथड्स है, तो उससे वो बनाई जाती है। मतलब इट्स लाइक अभी आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन करनी है तो आपको अगर डॉलर यूएस से कुछ मंगाना है तो आपको डॉलर में ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। तो बिटकॉइन इज लाइक ग्लोबल करेंसी हो सकती है जिसपे डिसेंट्रलाइज होगा, जिसपे किसी भी गवर्नमेंट आप कंट्री का कोई रेगुलेशन नहीं होगा। तो एक क्या बोलते, डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट गेटवे हम बना रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये बिटकॉइन पे अगर कोई इंडियन जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो, वो क्या बिटकॉइन पे बिलीव कर सकता है, उस पे इन्वेस्ट कर सकता है? क्या उसे फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट के लिए लिखा गया ऑल इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो इसके लिए दैट डिपेंड्स, आप बेटर होगा आप किसी कंसल्टेंसी से पूछिए। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू स्पीक ऑन इट। ओके, नो प्रॉब्लम सर। ज़्यादातर मुद्दों पे हम लोगों ने बात कर ली है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहेंगे। सो एक आखिरी क्वेश्चन जो करंट इश्यूज में इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध, तो उस पे भारत का जो स्टांस रहा है न्यूट्रल रहने का, इसकी वजह से यूक्रेन में रह रहे इंडियन स्टूडेंट पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो क्या आप इंडिया के जो स्टांस है उससे आप सहमत हैं, या फिर आप कुछ और उम्मीद करना चाहते हैं कि भारत को ऐसा करना चाहिए जो जियो पॉलिटिक्स में इंडिया के लिए एक प्रॉफिटेबल स्टेप हो? जियो पॉलिटिक्स में एक वर्ड होता है, देर इज, मतलब ऐसा, देर इज नो परमानेंट फ्रेंड और इनेमी। मतलब आपका इस दुनिया में कोई परमानेंट फ्रेंड या इनेमी नहीं है, इट्स द वेस्टेड इंटरेस्ट। तो अगर इंडिया को अभी ग्लोबल लीडर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो अगर हम बात करें रशिया के साथ हमारे रिलेशंस, तो वी आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, वी आर फ्रेंड्स। देयर वाज अ टाइम वर्ल्ड ने हमारे साथ, दे वर नॉट डूइंग गुड, रशिया हेल्प्ड अस। देयर वाज अ टाइम इन द वार, रशिया हेल्प्ड अस। देयर वाज टाइम हमारे पास वीट नहीं होते थे, रशिया ने हेल्प करा था। तो वो हम भूल नहीं सकते। बाकी हमारे डिफेंस में डील्स में 48% इम्पोर्ट हम रशिया से करते हैं। तो मीन्स रशिया इज स्ट्रेटेजिक एज अ फ्रेंडशिप और रिलायबल पार्टनर। और एट द सेम टाइम अगर हम वेस्ट की तरफ देखें, चाहे फ्रांस देखें, जर्मनी, यूएस, दे आर द लीडर्स हु कंट्रोल्स अ गुड अमाउंट ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। तो अगर हमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर हमें अच्छे सर्विसेज चाहिए, तो वी नीड अ गुड रिलेशंस विद देम। So being on a neutral mode is the best way in this way. This is the best geopolitics India did. सो थैंक यू सो मच अवनीश सिंह जी। आई होप आप सबके जो भी डाउट्स रहे होंगे इन मुद्दों से रिलेटेड वो बहुत हद तक क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज होती है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें। जय हिंद। Jai Hind. Stay happy everyone. Stay smiling. Thank you. थैंक यू सो मच।